नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का बता रहे हैं। चैप्टर 1 हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सब हो गया है। और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हो गया है, देख लीजिएगा जा करके। सब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑल टू ऑल एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव बता के खत्म कर देंगे। ठीक, आइए अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों अम्ल के बारे में। अम्ल क्या किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। जलीय विलयन में H+ होता है, आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। HCl, HNO3, H2SO4 आदि क्या है? अम्ल अम्ल है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है। जो नीला रहता है ना, उसको लाल कर देता है। जलीय विलयन में H+ होता है, आयन मुक्त करता है। जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, अम्ल हो गया। अब क्षार देखते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये उल्टा दोनों देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। NaOH, CuO, CaO, CaOH2। क्षारक क्या है? क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। NaOH, CuO, CaO, CaOH2। लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। वे पदार्थ लवण कहते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण लवण बनते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। Zn+2HCl बराबर ZnCl+H2। 2K+HSO बराबर H2SO4+H2। लवण किसे कहते हैं? वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चरण करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन क्यों विद्युतीय का चरण करता है? शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चरण नहीं करता है। शुष्क अम्ल HCl जो विद्युत का चरण नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है। जल विद्युत का चलन करने लगता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का अम्ल का जो जलीय विलयन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है? शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चलन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर विद्युतीय धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है। जल विद्युत का चालन करने लगता है। अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं। लवण कितने मिलते हैं? दो आयनों से मिलकर बनते हैं। उनमें से एक धनायन, दूसरा ऋणायन। एक धनायन, दूसरा ऋणायन। धनायन भस्म से प्राप्त होता है। धनायन क्या होता है? भस्म से प्राप्त होता है। जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक, भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भस्मीय मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर NaCl बनाते हैं। अम्लीय तथा और भस्मीय मूलक क्या है? उदाहरण, अम्ल दो आयनों से मिलकर बनते हैं।
उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, दो उपयोग लिखे। सोडियम NaHCO3 का उपयोग लिखे, दो उपयोग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, सोडा अम्ल जो अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके ह्रास पहुंचाता है। बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग लिखे, दो उपयोग है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता का उदासीन अम्ल। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट अम्ल में अधिकता के उदासीन करके ह्रास पहुंचाता है। लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक है। लिटमस विलयन क्या है? बैंगनी रंग का रंजक है, जो थैलेफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जो थैलेफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है। लिटमस विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। और यह बैंगनी रंग का होता है। या क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेटोनिया, जेरानिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों के सिविलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति की सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? उत्तर, तांबे एवं पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण है। दही में क्या है? अम्लीय गुण है, क्योंकि दही खट्टा होता है। दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। दही एवं प्लस कॉपर लवण हाइड्रोजन बन जाएगा। इसी कारण पीतल या तांबे के बर्तनों में दही के एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्यों नहीं पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। NaHCO3 प्लस H प्लस बराबर CO2 अम्ल का सोडियम लवण है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम या स्पंजी हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। उत्तर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH2 प्लस Cl2 बराबर CaOCl2 प्लस H2O। विधियों के उपयोग।
इसका उपयोग लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजक के लिए। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर बताइए। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट या धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट को ही कहते हैं धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में होता है बेकिंग सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है धोबिया सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोबिया सोडा का उपयोग होता है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा वाटर अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक इस्पात की सफाई करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों का निर्माण एवं संयंत्र प्रसाधन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ उपयोगों को लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, धातुओं में गिरिज हटाने में प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोगी है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया गया है। आजकल जो है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होता है। इसकी कमी से थायराइड संबंधित रोग होता है। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। कॉपर सल्फेट से शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। एक शुष्क परखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। परखनली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाती है तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल की अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल में गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। एक शुष्क परखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। परखनली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर
क्रिस्टल रंगहीन श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः रंग की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल की अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार की होते हैं। NaH + HCl = NaCl + H2O। अम्ल तथा क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? एक उदाहरण दें। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। NaOH + HCl = NaCl + H2O। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में जो है अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका: पहला, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से श्वासित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम से प्रस्तुत करता है, जैसे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। दूसरा, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका 3 तरह का। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से श्वासित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं की क्रियाशील एवं नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर, हड्डियों या अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक को उल्लेखित कीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं? अस्पतालों में जो टूटी हुई हड्डी होता है या अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नमो उल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं? उत्तर में, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 आप H2O को कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। CaSO4 2H2O 373 केल्विन से CaSO4 हाफ H2O + हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक को उल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित करें? अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं? विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसे सूती कपड़ों, लीनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीने योग्य पानी में हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता निर्माण होता है। 5वां, प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकरण का कार्य करता है। बोला विरंजक चूर्ण में क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजक चूर्ण में निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। चौथा, न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। 5वां, प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकरण का कार्य करता है।
उनों का सामान्य गुण, अम्लों का सामान्य गुण क्या है? अम्लों के सामान्य गुण बताइए, अम्लों के सामान्य गुण ही बताइए, अम्लों के सामान्य गुण। इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद क्या है? खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा, इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है, इसका घोल जो साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। चौथा, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये धातुओं के साथ क्या करते हैं? क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पांचवा, ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्लों की सामान्य गुण बताइए। इसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा, इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है, चिकना नहीं होता है, सॉरी, चिकना नहीं होता है। चौथा, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पांचवा, ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। छठा, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ बताएं। अम्ल में जो हमारे जीवन में हानि क्या क्या है? अम्लों में हमारे जीवन की में हानियाँ, ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ये सजीव कोशिकाओं क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। दूसरा, सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। अम्लों की हमारे जीवन में क्या हानि पहुंचाती है? ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर, जितना सजीव है, सजीव जानते हो जो सांस लेते हैं सब, ये सब कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। क्षारकों के सामान्य गुण, क्षारक के सामान्य गुण बताइए। क्षारक के सामान्य गुण, क्षारकों के सामान्य गुण निम्न है। इसका स्वाद कड़वा होता है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये फिनॉल फ्लेथिलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये फिनाइल के घोल को गुलाबी कर देते हैं। साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? स्पष्ट कीजिए। साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला, समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति लवण क्वारियों के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्री जल की वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2, MgSO4 जैसी अनेक औषधियाँ मिली होती है। इन औषधियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरा, खनिज नमक संसार के अनेक भागों में ठोस लवण के निक्षेप होता है। यह खनिज लवण तब बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। इस नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। मंडी, हिमाचल प्रदेश, खेखड़ा, पाकिस्तान आदि में ऐसा नमक उपलब्ध है। औषधियों के कारण नमक प्रायः भूरे रंग का होता है। कभी भूमि जल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। झीलों से राजस्थान की सांबर झील, अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक, रूस की लेक एल्डर आदि से भी नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल की वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। धोने का सोडा या बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताइए। धोवन सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। दूसरा, कांच, साबुन, पेपर और बेरोक्स कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों को उत्पादन के लिए। वह धोवन सोडा का उपयोग क्या है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर देता है। कांच, साबुन, पेपर तथा बेरोक्स कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन के लिए। बेकिंग सोडा के उपयोग एंटासिड का एक संगठक क्षारीय होने के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। यह खाद्य एवं पेय पदार्थ के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल इस जैसा
एक अम्ल होता है। ये बैंकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं। इसे विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियां आदि से बनाए जाते हैं। अस्पतालों में अस्थि विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका प्रयुक्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त है और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने में सांचे बनाए जाते हैं। चौथा, भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने के लिए उन पर डिजाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवां, अग्निशमन संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। छठा, प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसे सांचे, खिलौना, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियां आदि इससे बनाए जाते हैं। तीसरा, अस्पतालों में अस्थि विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका प्रयुक्त किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और टूटे हुए दांतों के साथ पर नकली दांत लगाने के लिए सांचे बनाए जाते हैं। भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, अम्ल, क्षार एवं लवण। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, अम्ल एवं क्षारक में अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक में अंतर।